नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र गुप्ता। स्वागत है आपका धमाकेदार और बेहतरीन सफर में। ये है बीबीडी बियॉन्ड बुक्स, किताबों के परे बातों से भरे सीजन 3 का नया एपिसोड। यहाँ हर बात है खास और मेहमान अपने साथ लेकर आता है हर बार एक नई कहानी, नए सपने और नए जज्बात। हमारे पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं आज एक ऐसी मेहमान जो सिर्फ एनसीसी का एक हिस्सा नहीं बल्कि उस डिसिप्लिन, डेडिकेशन और लीडरशिप की जीती जागती मिसाल है। एनसीसी हमें सिखाती है कि यूनिटी और डिसिप्लिन से कैसे बनाएं अपनी एक अलग पहचान। तो वही जुनून, वही जोश और उसी स्पिरिट के साथ हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां बातें होंगी बियॉन्ड बुक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने खास गेस्ट अंडर ऑफिसर मैत्री बावा से और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो मैत्री बावा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड भी हूँ आगे बातें करने के लिए, क्योंकि मैं एनसीसी के साथ साथ इस डिपार्टमेंट का हिस्सा भी हूँ। तो बहुत खुश हूँ। जैसा कि मैंने तो इंट्रोड्यूस कर दिया है आपको भी और एनसीसी के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया अपने व्यूअर्स को, लेकिन आजकल का जो यूथ है उसको बेसिक सी चीजें तो पता है एनसीसी के बारे में, लेकिन उसको जो डीप इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एनसीसी के बारे में वो नहीं पता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके शब्दों में कि एनसीसी क्या है। एनसीसी एक फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस है, ये सबको पता है, बट बेसिकली एनसीसी का मतलब सिर्फ वेपन ट्रेनिंग या फिर शूटिंग या फिर पैरासेलिंग नहीं होता है। एनसीसी बहुत सी चीजें सिखाता है। आजकल का सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है कह सकते लोगों का, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उनके अंदर नहीं होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एनसीसी हम लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सिखाता है। जैसा कि अभी आपने बोला कि लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो अगर जो आपको एनसीसी ज्वाइन करना है, अगर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए पुशअप के लिए कि आप एनसीसी ज्वाइन करें। तो आपने एनसीसी जब ज्वाइन की तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड थी, मेरा बचपन से ही था कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करना है। अब वो धीरे धीरे पोस्टपोन होता गया ड्यू टू सम रीजंस, बट क्योंकि मेरी मदर भी थी एनसीसी में तो मुझे स्टोरीज बताती थी कि उन्होंने क्या क्या किया, शूटिंग किया, एलआरडी किया, परेड्स होता है, ड्रिल होता है। तो मुझे स्टार्टिंग से बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि मेरा था कि आई ऑल्सो वांट टू जॉइन एनसीसी, ये चीज थी। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप पहले से ही मोटिवेटेड थी, ये काफी सुनकर अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे जब आप आए तो उसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे फोरम है, जैसे अलंकार है, उड़ान है, आईना है, लेकिन आपने एनसीसी ही क्यों चूज किया? मैंने खाली एनसीसी नहीं चूज किया था, मैंने उड़ान भी चूज किया था और मैं दोनों पैरेलली मैनेज कर रही थी। बट फिर क्योंकि उड़ान में थोड़ा मिसमैनेजमेंट मेरा नहीं हो पा रहा था, थोड़ा था कि मुझे एनसीसी पे ज्यादा फोकस करना था, तो मैंने फिर उड़ान को छोड़ के एनसीसी कंटिन्यू किया था। बट मजा मुझे दोनों में आता था। जैसे आपने अभी बोला कि आपने आईना भी ज्वाइन किया था, लेकिन मिसमैनेजमेंट था। उड़ान मिसमैनेजमेंट था। तो मुझे एक बात बताइए कि जब आप एनसीसी में भी हैं, आपको एकेडमिक्स भी देखना पड़ता है, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ में एनसीसी को कैसे मैनेज करती हैं? मेरा क्या रहा है कि मैं बचपन से मल्टीटास्किंग रही हूँ। स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं बचपन से टाइक्वांडो भी सीखती थी, तो टाइक्वांडो स्पोर्ट्स प्लस टाइक्वांडो स्कूल प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज जो स्कूल में होती है, डांस एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा स्टार्टिंग से ही वो मैनेजमेंट रहा है, तो मुझे इतना इशू नहीं होता है। मतलब आपको स्कूल टाइम से, बचपन से ही आदत है मैनेज करने की चीजें। एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज और भी है ना कि जैसे आपने पढ़ाई तो मैनेज कर ली, लेकिन एनसीसी में क्या है, इजी टास्क तो है नहीं। आपको सुबह उठना है जल्दी, तो जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको मैनेज करना होता है, तो एक मेंटली प्रेशर भी रहता है। तो जो आप मेंटल प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करती हैं? मेंटल प्रेशर बेसिकली होता क्या है ना कि टाइम के साथ अपने अपना ठीक होने लगता है। स्टार्टिंग में जैसे मैं अगर कैंप की बात बताऊँ, आपने बोला कि हम लोग को सुबह उठना होता है, बहुत सारा ट्रेनिंग होता है, तो ये होता है कैंप्स में। कैंप में क्या होता है ना, सुबह 4 बजे के आसपास उठना होता है, क्योंकि 6 बजे एग्जैक्ट रिपोर्टिंग होती है और अगर आप 6 बजे नहीं पहुंचे तो आपको पनिशमेंट मिलती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर जो आप 6 बजे नहीं पहुंचे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे कि आपका रूटीन क्या है। सुबह जब आप उठते हैं, जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, ड्रिलिंग वगैरह होती है, तो उसके बारे में मुझे डिटेल में बताइए, पूरा रूटीन आपका क्या रहता है एज अ एनसीसी कैडेट? कैंप में राइट? नहीं, कैंप का नहीं, जो डेली का रूटीन है वो। कैंप पे हम आएंगे। अच्छा, डेली का रूटीन तो फिर चेंज होता रहता है ना टाइम के साथ साथ। जैसे कई बार होता है कि मैं एनसीसी भी कर रही हूँ, मैं कॉलेज भी कर रही हूँ, कई बार मेरे को
अपने काम पे भी जाना होता है, मैं एक्टिंग भी करती हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग मुझे मैनेज करना पड़ता है। लाइक अगर आप नॉर्मल शेड्यूल पूछो, कॉलेज, एनसीसी ये वाला, तो मेरा होता है सुबह उठना 4 बजे, जो सबसे हेक्टिक होता है। और अगर मैं नहीं उठती तो मेरी मम्मी उठा ही देती हैं जैसे तैसे। मम्मी घर का अलार्म। एग्जैक्टली, वो मुझे उठा देंगी। उसके बाद मेरा उन्होंने रूटीन सेट करके रखा है कि सुबह तुम्हारी डाइट ये है, तुमको जाना है रनिंग करना है, रनिंग करके वापस आना है, तुमको कॉलेज जाना है, एनसीसी अटेंड करना है, वहां से आना है, एंड देन रेगुलर घर के कोर्स, काम, फिर वापस वर्कआउट, फिर चलते ही रहता है। जैसा कि अभी आपने बताया था कि अगर जो आप लेट पहुंचते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो जैसे आप एनसीसी में हैं तो उसमें जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा तो उनके साथ कभी कभी फन मोमेंट्स भी आते होंगे, ऐसा लगता होगा कि उनके साथ मजे करें थोड़ा सा। लेकिन एनसीसी का जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के साथ में आप जो फन मोमेंट्स इन एनसीसी हैं, अगर जो आप उसको कल्चरल एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करती हैं कि जैसे फन भी करना है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखना है, तो इसमें से थोड़ा बताइए मुझे। ये आप किस रेफरेंस से बोलना चाह रहे हैं, लाइक कैंप में या नो? जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कभी कभी ट्रेनिंग करते करते इतना बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा फन पार्ट चाहिए होता है कि जैसे क्लास रूम में नहीं रहता है कि सर 2 मिनट के लिए बाहर गए तो थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। मैं उस रेफरेंस में पूछना चाह रहा हूँ। इस रेफरेंस में तो सेम जो आपने क्लास का बताया ना मोमेंट, सेम एनसीसी में भी होता है। होता क्या है कि अगर हम अपने क्लास, एनसीसी क्लास की बात करें जो हमारी 12 से 2 चलती है, पहली क्लास होती है 12 से 1 ड्रिल क्लास, जिसमें बहुत हेक्टिक होता है, बहुत फिजिकल ट्रेनिंग होती है, बहुत ज्यादा ट्रेन आउट हो जाती है, एनर्जी बहुत थक जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सर पनिशमेंट देना छोड़ते ही नहीं है। पनिशमेंट को हम लोग रगड़ा कहते हैं। तो बेसिकली रगड़ा देना सर छोड़ते नहीं है। सर बोलेंगे बेंड, अब पुशअप पोजीशन में आप बेंड रहो। कई बार बोलते हैं कि 5 मिनट बेंड रहो, बेंड रहना पड़ता है, थक जाते हैं, हाथ एकदम हम लोग का शिवर होने लगता है, उसके बाद ही बेंड रहो। तो उसमें बहुत प्रेशर रहता है, हम लोग अंडर प्रेशर बहुत होते हैं उस टाइम भी। अगर गिरे तो डांट पड़ेगी, टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। जब ऐसी हालत में हम लोग जब फ्री होके पहुंचते हैं ना अपने पवेलियन में, जब हम लोग के स्टडी स्टार्ट होने से पहले थोड़ा ब्रेक मिलता है 10 मिनट का, तो जब वहां पहुंचते हैं ना उस टाइम फिर जो हम लोग हंसी मजाक करते हैं इसी चीज को लेके कि अरे ये तो ऐसा मुंह बना रही थी, अरे इसका तो हाथ गिरा, अरे तो गिरते गिरते बची थी। तो उसी में छोटे छोटे मोमेंट्स पकड़ के हम लोग कॉमेडी करते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। तो वहीं पे जैसे अभी आपने बीच में एक वर्ड यूज किया था रगड़ा, उसके साथ में रेस्टिंग, जो मुझे याद आ रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। रगड़ा क्या है, क्या पनिशमेंट है? अगर जो पनिशमेंट है तो क्या आपको मिली है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मुझे जानना है। रगड़ा बेसिकली पनिशमेंट होती है। जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना, क्लास में टीचर्स कहते हैं कान पकड़ के बाहर खड़े हो जाओ, तो उसी वैसी ही पनिशमेंट को रगड़ा कहते हैं। बस पनिशमेंट का सेकेंड वर्जन रगड़ा कह लो, आप ट्रांसलेशन कह लो बेसिकली। आप एनसीसी में या आर्मी में पनिशमेंट को रगड़ा कहते हैं। लेकिन आपको भी तो कभी ना कभी रगड़ा मिला होगा, तो ऐसा कोई रगड़ा जो आपको जिंदगी भर याद रहे, जीवन भर? ऐसा रगड़ा बेसिकली इतना खतरनाक तो मुझे नहीं मिला। मैंने दिया है, मुझे मिला नहीं है। हम लोग का क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर में एक बार, बेसिकली सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में तो नहीं मिला, सेकेंड ईयर में मिला था मेरे को। हम लोग कैंप में थे, और सारी कहानियां कैंप की ही होती, मैं आपको बता देना चाहूंगी। हम लोग कैंप में थे और हम लोग का क्या था, अगर एक बेंड होता है तो पूरी यूनिट को बेंड होना पड़ता है, पूरी कंपनी को। मतलब एक ने अगर जो गलती की है तो उसकी पनिशमेंट सबको मिलेगी। सबको मिलेगी। अब क्या होता है कि क्योंकि होता है कि हम लोग बहुत थक जाते हैं, कैंप में बहुत हेक्टिक होता है, हम लोग रात में देर से सोएंगे, क्योंकि ड्रिल और क्लास इतनी हो जाती ना कि रात में थोड़ा मस्ती करने का टाइम होता है। रात में मस्ती करते करते इतना मगन हो जाते हैं कि सोने में देर होता है, और जब सोने में देर होता है तो सुबह उठ नहीं पाते हैं। अब हुआ क्या, सुबह हम लोग टाइम से उठे, कुछ बच्चे देर से उठ गए, उनको लेके चलने के चक्कर में जो हम लोग लेट हुए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग को फ्रॉक जम कराया गया हमारी सीढ़ियों से लेके हमारे ग्राउंड तक। तो हम फालतू में भी उसमें रगड़ा खा गए थे, लेकिन वो जो फ्रॉक जम था ना, वो 4 दिन तक उसका दर्द नहीं गया था। तो मतलब आपको याद रहने वाला, याद रहेगा। जैसा कि काफी मस्ती वाली बातें हो गई, फन मोमेंट्स की, लेकिन जैसे एनसीसी में क्या है, मैंने जितना सुना है कि इसमें सर्टिफिकेट्स रहते हैं ABC, तो इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट हैं और आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, कितनी मेहनत लगती है उनको पाने में, उसके बारे में बताइए आप। एनसीसी में 3 ही सर्टिफिकेट्स होते हैं, A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट। A सर्टिफिकेट इज फॉर फर्स्ट ईयर कैडेट्स, B सर्टिफिकेट इज फॉर सेकेंड, एंड C सर्टिफिकेट इज फॉर थर्ड ईयर। तो
ए सर्टिफिकेट में बेसिकली क्या होता है ना कि आपकी ट्रेनिंग तो जो मेन ट्रेनिंग होती है ना वो ए सर्टिफिकेट से स्टार्ट हो जाती है। बी और सी तक पहुंचते पहुंचते आप यूज टू होने लगते हो, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, आपको प्रेशर को झेलना आ जाता है, तब तक थोड़ा माहौल लाइट होने लगता है। तो सारी मेहनत जो होती है ना वो ए सर्टिफिकेट के लिए ही होती है। तो आपके पास तीनों है? मेरे पास बी सर्टिफिकेट है, अभी मेरा 3rd ईयर कंप्लीट होके सी आ जाएगा। सी आ जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया कि जैसे आधे से ज्यादा तो मतलब काम ए सर्टिफिकेट में ही हो जाता है, बी तक आप आते आते यूज टू हो जाते हैं। तो लगभग इतनी एक्सरसाइजेस आपको एनसीसी ही करवा देता है कि आपको अदर फिटनेस की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि आजकल क्या होता है, लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, जो बाकी अदर फिटनेस सेंटर्स हैं वहां जाते हैं अपनी बॉडी वगैरह या अपने एक्सरसाइज या फिटनेस जो भी है। तो उसको अगर जो एनसीसी से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है एनसीसी की एक्सरसाइज और बाकी जो अदर फिटनेस? अगर आप एनसीसी की फिटनेस को देखोगे ना, एनसीसी की एक्सरसाइज, एनसीसी का जो भी रगड़ा तो सबसे मेन एक्सरसाइज है हमारी। मेन एक्सरसाइज रगड़ा में ही चली जाती है। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से बेनिफिशियल होती है, क्योंकि अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने जिम भी किया है, मैंने होम वर्कआउट भी किया, मैंने एनसीसी भी अटेंड किया है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि जो एनसीसी में वर्कआउट मिलेगा आपको वो बाकी दो में तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ जो ट्रेनर खड़ा होता है ना सर के ऊपर और कमांड दे रहा होता है, फिर उसके कमांड से बड़ा उस समय कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं। आपका कहना ये है कि अगर जो आपने एनसीसी की एक्सरसाइज कर ली तो आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं, इतनी एक्सरसाइज आपकी ऑलरेडी हो गई, आपको मेंटली भी इतना प्रिपेयर कर देते हैं फिजिकली। ठीक है। तो मुझे एक चीज याद आ रही है कि जब भी मैं स्कूल टाइम में था तो मैंने तो कभी एनसीसी ज्वाइन नहीं की, लेकिन हम लोगों को भी इस टाइप की पनिशमेंट मिलती थी। तो मुझे तो याद आ रहा है, मैं नहीं शेयर तो नहीं करूंगा लेकिन याद आ गया। खैर छोड़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा क्या होता है, एनसीसी बहुत सारे सोशल ड्राइव भी चलाता है कि जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नीडी लोगों की हेल्प करना, ब्लड डोनेशन हो गया। तो क्या आप कभी उस चीज का पार्ट रही हैं तो वो आप डिस्कस कीजिए, या नहीं भी रही हैं तो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं सीनियर हूँ तो मैं तो इसका पार्ट रही हूँ। इवन जब मैं सीनियर नहीं थी तो भी मैं पार्ट थी। मैंने कई सारे ड्राइव्स अटेंड किए, लाइक ट्री प्लांटेशन भी किया है मैंने क्लीनलीनेस ड्राइव भी किया है जो यहाँ गोमती रिवर में हुआ था, वो भी मैंने अटेंड किया है। और साथ ही साथ मैंने स्वच्छ भारत अभियान का एक ड्राइव हुआ था, वो भी मैंने अटेंड किया है। प्लस अभी जो रिसेंटली अपने कॉलेज में ड्राइव चला था, गरीब बच्चों को हम लोग वो डोनेशंस दे रहे थे, कपड़े, बुक्स, स्टेशनरी और शूज एंड ऑल एवरीथिंग जो भी था। तो ये सब लाइक हमारा सोशल वर्क तो चलता ही है और ये बहुत जरूरी भी हमारे हिसाब से, क्योंकि जब हम घुलेंगे मिलेंगे नहीं, जब तक हम हमारे अलावा जो दुनिया में क्या चल रहा है, ड्राइव से हमको क्या मिलता है, हम लोग जाके देखते हैं लोगों को, हम लोग माहौल को देखते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं बेसिकली, तो उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और ये काफी फन मोमेंट्स भी होते हैं इसमें, क्योंकि जब हम लोग का ड्राइव जो चला था, डोनेशन ड्राइव जो चला था, उसमें बैकएंड पे जो हम लोग काम कर रहे थे, कपड़े तो हमको मिल गए, हमको सारा स्टफ मिल गया, लेकिन उस स्टफ को मैनेज करना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, पूरा दिन जाता था। देन पैक करके देन उसको लेके जाना लोकेशन पे एंड देन वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना। काफी थकावट भी हो जाती, लेकिन मजा बहुत आता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, बहुत सारे सोशल ड्राइव हो गए, जो गोमती का आपने जिक्र किया, तो इसका सोसाइटी पे कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता होगा कि लोगों को दिखता होगा कि, तो इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैं अपना आपको लाइव व्यू बताती हूँ। जब मैं गोमती रिवर ड्राइव क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए गई थी तो वहां पे हम लोग एनसीसी टी शर्ट में गए थे, हमारे साथ एनएसएस ने भी कोऑपरेट किया था, हम लोग का कोलैबोरेशन था। तो जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो जो वहां पे ऑलरेडी क्लीनलीनेस ड्राइव चल रहा था, एक एनजीओ के थ्रू जो चल रहा था, उन लोगों ने जब हम लोग को देखा वहां पे तो देर लाइक कि अरे एनसीसी के भी बच्चे हैं यहाँ पे, एनएसएस के भी बच्चे हैं। अरे उनका जो मोटिवेशन था ना वहां पे हम लोग को देख के, कि मतलब वो अकेले नहीं है, वहां पे हम भी हैं, और हमारे साथ हम लोग को देख के और जो पार्क में लोग थे आसपास वो भी आ रहे थे हेल्प करने। तो एक होता है कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं, सामने वाला खुद ब खुद मोटिवेट हो जाता है। ये तो आपने बता दिया सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इस चीज का एक एनसीसी कैडेट आप हैं, तो एक एनसीसी कैडेट के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? एनसीसी कैडेट ये सोशल ड्राइव से, ये ट्री प्लांटेशन, ये मतलब हेल्प करना, ये सब, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। अभी जैसे एक नॉर्मल
एज अ नॉर्मल पर्सन की हम लाइफ लेके चले। जब हम वो क्लीनलीनेस ड्राइव कर रहे थे तो कई लोग होंगे जो अपने कॉलेज में होंगे, जो अपने घर पे होंगे या जो अपने फ्रेंड्स के साथ होंगे, उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं, उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। हमने क्या देखा कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे गंदगी थी उस रिवर में, कैसे हम लोग उस एक एक प्लांट, एक एक वो जो गंदगी और जो जंगली वहाँ पे घास और पौधे थे उनको निकाल रहे थे, हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग फील कर पा रहे थे कि एक मोमेंट को कि ये जो पानी जा रहा है ये कितना गंदा है। हमारी एक्चुअली में हम लोग को रियलिटी चेक मिल रहा था कि दुनिया एक्चुअली कितनी पोल्यूटेड होती जा रही है और हम लोग उसको कुछ कर भी नहीं रहे। कर रहे हैं तो कितने कम लोग कर रहे हैं और कितने लोग को तो पता भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत हम लोग को इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, नॉलेज मिलती है। जैसा कि अभी आपने कैंप के बारे में जिक्र किया था, तो हम कैंपिंग के बारे में बहुत सारे सवाल करने वाले हैं आपसे। जरूर जरूर। कैंपिंग तो मैंने भी सुना है, इसमें बहुत सारे टाइप के कैंप होते हैं, ठीक है। जैसे एडवांस भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं और कुछ कंपलसरी भी होते हैं, आपको करने ही करने हैं। और उसमें बहुत सारे फन मोमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी नई चीजें सीखने को भी मिलती हैं। तो कैंपिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। कैंप्स, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। करिए। आपके हिसाब से कैंप क्या है? मेरे हिसाब से तो कैंप वो है कि जैसे स्कूल्स में हम रहते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से एकेडमिक चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ में जैसे जो बाहर का जो बिहेवियर है, बाहर की जो सोशल चीजें हैं, उसको हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, मेरे हिसाब से तो कैंपिंग वो है। अच्छा, चलिए आपने बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया इसका। मैं आपको इन डेप्थ बताती हूँ। कैंप्स बेसिकली जो एनसीसी कैंप्स होते हैं, हम लोग को, मैं आपको 3 तरीके के कैंप्स होते हैं जो मैंने अभी तक अटेंड किए। होते तो बहुत तरीके के, मैंने जो कैंप किए वो 3 हैं। एक है CATC जिसको हम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप भी कहते हैं, एक है LRDC यानी लखनऊ रिपब्लिक डे परेड कैंप, और एक है नेशनल कैंप जो मैंने किया था वो है ALC एडवांस लीडरशिप कैंप। इन तीनों कैंप्स में इन दोनों कैंप्स में मैं कहना चाहूंगी, जो CATC और जो ALC कैंप था, इन दोनों में एक चीज कॉमन जो थी, इनका रूटीन बहुत कॉमन था। हम लोग का क्या होता है ना कैंप में कि सुबह आपको उठना है, सुबह आपका योगा होगा, देन आपकी ड्रिल होगी, ड्रिल के बाद आपका ब्रेकफास्ट के बाद आपकी लगातार अराउंड 4 से 5 क्लास चलती हैं विदाउट ब्रेक। ओनली 5 मिनट्स का ब्रेक होता है बीच बीच में। क्लासेस में क्या होता है? उन क्लासेस में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताते हैं। इवन जैसे हमारी जो क्लासेस चली थी उसमें हमको इन्फॉर्मेशन भी मिलती थी, जैसे कि फायर ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता था कि अगर कहीं आग लग जाए तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे, आग कितने टाइप्स की होती, किस तरीके से आप उसको समझोगे, सिचुएशन हैंडलिंग सिखाते हैं हम लोगों को कि अगर फायर वाला आपको बताया अगर कोई इमरजेंसी आती है तो आप उसको कैसे डील करोगे। इवन हम लोगों को कई सारे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स भी आते हैं, जैसे हमारे कैंप में एक आई थी, माउंटेनियरिंग की थी, वो कर्नल थी, मेरे को एग्जैक्टली उनका नाम नहीं याद है, वो कर्नल रैंक पे थी मैम, एंड उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया हमें। एक मैम थी जिन्होंने हमको आके, वो भी कर्नल थी, उन्होंने हम लोग को आके मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में बताया क्योंकि वो उसी का पार्ट है। तो उन्होंने बताया साइबर क्राइम कैसे होता है, आपको कैसे अपने आप को उस चीज से बचा के रखना, आप क्या क्या वेरिफिकेशन अपने फोन में, अपने लैपटॉप्स में डाल सकते हो। इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग के लिए बहुत वाइटल्स होती है वो हम लोग को प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ फिजिकली भी हम लोग को, मतलब प्रैक्टिकली भी दिखाया जाता है। फायर ट्रेनिंग वाला प्रैक्टिकली दिखाया गया था, हम लोग को स्लाइड्स दिखाई जाती है, हम लोग को लाइव एक्सपीरियंसेस बताए जाते हैं। तो आप एक बात बताइए कि जैसे यूनिफॉर्म में वैसे तो आप काफी मतलब अच्छे लग रहे हो, लेकिन जो यूनिफॉर्म जब हम पहनते हैं तो जो हमारे चेहरे पे चमक आती है ना यूनिफॉर्म पहनने के बाद, एक तो वो होता है यूनिफॉर्म जो हम नहीं पहनते, उससे पहले जो मैत्री थी, उसके बाद जो मैत्री थी, उसमें क्या डिफरेंस है या क्या चेंज है? वर्दी बेसिकली ना एक प्राउड मोमेंट होता है हर कैडेट के लिए पहन। बिल्कुल। जो वर्दी होती है वो चाहे आर्मी की हो, वो चाहे पुलिस की हो, वो चाहे किसी भी फोर्स या डिफेंस की हो, बहुत प्राउड लगता है उसको पहन के। हम इससे पहले कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं, इधर उधर चिल आउट कर सकते हैं, बट जब हम वर्दी पहनते हैं ना तो वर्दी के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कुछ लोगों को वो बहुत हेक्टिक लगता है कि अरे अब रूल्स फॉलो करना पड़े, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, अच्छा लगता है पहन के, खुद ही मन नहीं करता है, क्योंकि जब ये वर्दी आती है ना तो वो जो ग्लो आता है फेस पे, वो अलग ही ब्यूटी होती है सभी के। जैसे कि आपने बताया कि मतलब अलग ही ब्यूटी होती है जब आप वर्दी पहन लेते हैं या यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो अलग ही उसका वो रहता है। लेकिन एक चीज ये भी तो है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं
वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। ठीक है, तो उनको आप एक लाइन में बताइए कि मतलब आप उनसे क्या मतलब कहना चाहेंगे कि जिनसे उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए। फील प्राउड दैट यू आर वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको यूनिफॉर्म नहीं पहनने को मिलती है एंड दे आर डेडिकेटेड। काफी बातें हो गई हम लोगों के बीच में, काफी मजा भी आया। तो हमारे पॉडकास्ट का एक उसूल है, जो भी यहाँ आएगा उसको हमारे साथ गेम खेलना पड़ेगा। तो आर यू एक्साइटेड? श्योर, आई एम। आपको एक्सप्लेन करूंगे। हाँ जरूर। हम रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं। आपसे मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके फटाक से आंसर देने हैं। रेडी हैं आप? श्योर। तो पहला क्वेश्चन है, बेस्ट एनसीसी कैंप यू अटेंडेड। ALC। ALC एडवांस वाला जो अभी आपने Exactly बताया that terrorist one. था। इसके बारे में अभी पूछूंगा मैं आपसे। Okay. वन ड्रिल यू एब्सोल्युटली लव्ड। LRD parade. LRD परेड। Proud moment. डिस्क्राइब एनसीसी इन वन वर्ड। Dedication. पीटी और परेड। Parade. परेड मुझे भी काफी पसंद है। परेड पीटी में क्या होता है ना, एक जगह खड़े रहो, सब करते रहो। Parade में और थकान भी हो जाती है, मजा। सब रगड़ा रेस्ट। रगड़ा। रगड़ा अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको रगड़ने में काफी थकावट हो जाती है। नहीं, देने में मजा आती है। That's अच्छा, रगड़ा। देने में आती है, मतलब किसी को मिले तो रेस्ट। मतलब किसी को देना है तो रगड़ा, अगर तो खुद को चाहिए तो रेस्ट। Exactly. पसंद तो मुझे भी रगड़ा है, लेकिन अगर जो मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछता तो मैं रेस्ट पे जाता। काफी मजा आया आपसे। काफी अच्छा लगा। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे अभी आपने बताया रगड़ा, रेस्ट, सारी चीजें हैं। अभी आपने बीच में जिक्र किया था ACL एडवांस कैंपिंग। क्या आपने एडवांस कैंपिंग की है? एडवांस लीडरशिप कैंप बेसिकली कैंपेन हम लोग ये नहीं कह सकते कि वहाँ टेंट लगता है ग्राउंड में, ये बहुत ज्यादा मिथ है। एक टाइम पे होता था जब मेरी मदर कैंप्स करती थी, तब उस टाइम में टेंट्स लगते थे और मुझे उन्होंने ये बता के भेजा था कि तुम्हारे टेंट मिलेगा। लेकिन जब हम गए थे तो हमको रूम मिला था, एक हॉल मिला था जिसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ग्रुप्स के बच्चे एक साथ रह रहे थे। तो कैंपेन इज नॉट ऑल अबाउट बीइंग इन टेंट्स। अभी चेंज हो गया इसका थोड़ा सा। तो एडवांस इन द सेंस, वहां पे जितने भी कैडेट्स आए थे हमारे कैंप में, वहां पे सब सीनियर्स थे, 3rd ईयर 2nd ईयर के सीनियर्स थे। और वहां पे उन बच्चों को बेसिकली भेजा गया था जो डेडिकेटेड है अपनी लाइफ डिफेंस को देने के लिए। SSB कैप्सूल चला था वहां पे, एंड हम लोग को जैसा मैंने बताया वॉर्ड के बारे में, तो ये उसी से रिलेटेड है, SSB एंड ऑल। आप अगर आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हो, आप डिफेंस ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आप ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तो ये मेन था वहाँ। जैसा कि अभी आपने बीच में जिक्र किया था कैंप वाला, तो मुझे भी पहले ये लगता था कैंपिंग ऑल अबाउट वो सब, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एज अ फीमेल कैडेट काफी चैलेंजिंग रहती होगी एनसीसी की जर्नी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एज अ फीमेल कैडेट अगर मैं एक न्यूट्रल होके आपको बताऊं, नॉट बीइंग बायस्ड टू एनीथिंग, तो डिफिकल्ट दोनों के लिए होता है। क्योंकि कुछ पार्ट लड़कियों के लिए डिफिकल्ट होंगे, कुछ पार्ट लड़कों के लिए डिफिकल्ट होंगे। जैसे अगर मैं आपको एक सीधा एग्जांपल दूं, तो जब रगड़ा मिलता है ना, तो लड़कों को ज्यादा रगड़ा मिलता है, लड़कियों को थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया जाता है कि ठीक है 5 मिनट है, 5 मिनट खत्म, लड़के 10 मिनट है। अब कई बार क्या होता है, हम लोगों को कहाँ थकावट होती है, कल्चरल में। हम लोगों से होप्स होते हैं कल्चरल में, या हम लोगों से होप्स होंगे कि परेड अच्छा करेंगी। तो एक्सपेक्टेशन दोनों साइड बहुत होती है, लड़कों से कुछ ज्यादा, लड़कियों से भी कुछ ज्यादा। कई बार होता है लड़कियों को रिलीफ दिया जाता है, कई बार होता है लड़कों को। तो दोनों में इक्वल मेहनत है, किसी में कुछ छूट नहीं है, दोनों में इक्वल मेहनत है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि दोनों को इक्वल मेहनत है, लेकिन एक चीज मेरे जहन में अभी भी आ रही है कि जब आप एक्सरसाइजेस के लिए जाते हैं, पीटी, परेड, कुछ भी हो गया, तो वो तो एक अलग हो गया जो आपको डेली रूटीन में करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉलेजेस में कल्चरल एक्टिविटीज होने वाली हैं या कोई प्रोग्राम होने वाला है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए 26 जनवरी आने वाली है, रिपब्लिक डे आने वाला है, तो उसकी तैयारियां आपको पहले से करनी पड़ती होंगी। तो आप हेड भी हैं, तो काफी चैलेंजिंग रहता होगा। तो उसकी तैयारियां आप कैसे करते हैं, या आपकी तैयारी चल रही है तो कैसी चल रही है? रिपब्लिक डे परेड की जो एक्चुअली हम लोग की प्रिपरेशन होती है ना, ऑल अबाउट ड्रिल, इट्स ऑल अबाउट ड्रिल। क्योंकि हम लोग को वहाँ जाके परेड करके सल्यूट करना होता है, हम लोग को प्लेज लेना होता है, तो हम लोग की ड्रिल बहुत जरूरी होती है। और सबसे ज्यादा मेहनत हमको ड्रिल में लगती है, बहुत ज्यादा। मतलब तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है 26 जनवरी की। अच्छा, जैसे कि आप एनसीसी कर रहे हैं तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज भी रहती होंगी,
कि एनसीसी करने के बाद भी कुछ बेनिफिट मिलता होगा गवर्नमेंट एग्जाम में या डिफेंस एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा बताइए कि कहाँ कहाँ हेल्प मिलती है अगर जो मैंने एनसीसी कर रखा है। मेरे पास तीनों सर्टिफिकेट हैं ABC। अगर आपने तीनों सर्टिफिकेट किया है, लाइक कुछ लोग होते हैं बी सर्टिफिकेट करते हैं या खाली ए में तो आई डोंट नो एग्जैक्टली ए में कितने, बट बी के अगर आपको बेनिफिट, अगर आपको 25 मार्क्स या 20 मार्क्स, अब मैं अज्यूम करने को कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली इतने ही मार्क्स मिलते हैं। अगर सी सर्टिफिकेट करके आपको 25 मार्क्स मिल रहे हैं तो बी सर्टिफिकेट करके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, 10 मार्क्स की छूट मिलेगी। बी सर्टिफिकेट अगर जो आपने किया तो 10 मार्क्स की आपको नॉट मिलेगी, एग्जैक्ट दिस वैल्यू, बट जस्ट इट्स एन अज्यूम्ड वैल्यू। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो बी सर्टिफिकेट वालों को ना थोड़ा सा कम उन लोगों को छूट मिलती है, सी सर्टिफिकेट वालों को ज्यादा मिलती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एनसीसी इज ऑल अबाउट बीइंग मोटिवेटेड, बीइंग डेडिकेटेड, विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा इंप्रूव होता है, तो लोग प्रेफर करते हैं एनसीसी कैडेट्स को हर फील्ड में। मतलब कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है अगर जो आपके पास एनसीसी आपने कर रखा है तो रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता है। तो एक चीज मुझे ये याद आ रही है कि अगर जो आपको ऑफिसर बनना होता है तो उसके लिए कोई इंटरव्यू होता है एसएसबी नाम का। एग्जैक्टली। तो एसएसबी के बारे में आप बताइए थोड़ा सा मुझे। अच्छा, तो आप एसएसबी के बारे में मैं आपको फुल 5 डे का बताऊं? हाँ, फुल 5 डे। चलिए, एसएसबी बेसिकली जैसे मैंने बताया 5 दिन का होता है, और इसमें 3 लोग जो होते हैं मेन, जो बच्चों को ओवरव्यू करते हैं। एक होते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो आपका इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, जो आपके बारे में जानते हैं। एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट, ये आपकी ब्रेन को समझते हैं। एक होते हैं ग्रुप ट्रेनिंग ऑफिसर, वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। होता क्या है, डे 1 में हम लोग का पीपीडीटी होता है, यानी पिक्चर पर्सपेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें आपको इमेजेस दिखाई जाती हैं, 30 सेकेंड की ब्लर इमेज आपको दिखती है, एंड देन 4 मिनट्स आपको दिए जाते हैं उसके ऊपर एक स्टोरी बनाने पे, एंड उससे ये पता चलता है कि आपका माइंडसेट क्या है। एक पिक्चर की 50 स्टोरीज बन सकती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, कुछ नॉर्मल बनेंगी, कुछ बचकानी बनेंगी, कुछ बहुत ही ज्यादा मैच्योर बनेंगी। एक इसके बाद होता है OIR टेस्ट। OIR टेस्ट यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ये 3rd डे होता है। फर्स्ट डे आपका पीपीडीटी होता है जो मैंने बताया, और साथ में OIR टेस्ट होता है। ये दोनों एक दिन होता है डे 1 पे। OIR टेस्ट में क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, आपका लॉजिकल रीजनिंग चेक किया जाता है। ये रिटन एग्जामिनेशन होता है 40 to 45 मिनट्स के आसपास का। ये हो गया डे 1। कई लोग डे 1 में स्क्रीन आउट हो जाते हैं, कई लोग डे 1 में आउट हो जाते हैं। जो लोग पहुंचते हैं, पास होते हैं, वो जाते हैं डे 2 में। डे 2 में आपका पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, पूरा। उसमें आपका WAT होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको वर्ड्स दिए जाते हैं 50। आपका एक स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा है ब्लड। अब ब्लड के लिए आपको 15 सेकेंड है, आप उस पर एक सेंटेंस बना। इस तरीके के 60 वर्ड्स होते हैं। एक होता है TAT, थेमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थेमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट। एक होता है सिचुएशन रिएक्टिंग टेस्ट, यानी SRT, और एक होता है SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये सारे टेस्ट बेसिकली आपके माइंडसेट को बताते हैं कि आप कैसे सोचते हो, आप माइंड से कैसे हो, आप बेसिकली एज अ पर्सन कैसे हो, आपकी थिंकिंग क्या चलती है। मतलब आपका बिहेवियर चेक करते हैं। बिहेवियर, थिंकिंग, पर्सनालिटी, मेंटल, सब कुछ। मेंटल लेवल आपका हर एक चीज इस टेस्ट में आ जाता है। देन आता है आपका 3rd डे GTO। अच्छा, GTO क्या है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर इसको लेते हैं, एंड ये 2 दिन चलता है, यानी डे 3 और डे 4, दोनों दिन GTO चलता है। डे 3 में जो GTO चलता है वो आता है आपका पूरा ग्रुप टास्क के ऊपर और ग्रुप डिस्कशंस के ऊपर। पहला एक्टिविटी होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, देन होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, देन आता है ग्रुप टास्क। तो ये ग्रुप में कितने लोगों का ग्रुप रहता है? बेसिकली 8 to 10 लोग एक ग्रुप में रहते हैं, तो इतने ही लोगों का टास्क भी होता है। एंड देन GTO डे 3 में इंडिविजुअल रेस भी हो जाती है, लेक्चर रेट भी हो जाता है। इंडिविजुअल नहीं, एक्चुअली रोप रेस या स्नेक रेस, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो उस दिन क्या लेना चाहते हैं। क्योंकि GTO मैंने आपको बताया 2 दिन का होता है, टास्क बहुत सारे होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं किस दिन क्या होना है। अब आते हैं डे 4 के ऊपर, जो है GTO का 2nd डे। 2nd डे में आपका इंटरव्यू भी होता है, आपका फाइनल ग्रुप टास्क भी होता है। जैसे एक टास्क पहले हो चुका है, फिर से टास्क होगा, दोबारा फिजिकल ग्रुप टास्क होते हैं, कमांड टास्क भी होता है। इससे क्या पता चलता है कि आपकी कमांडिंग लेवल कैसी है, आप सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आप कितना टाइम ले रहे हो।
आपकी डिसीजन मेकिंग बेसिकली कैसी है, कम टाइम में ग्रुप के साथ में कैसे आप आपका मैनेज, कैसा डिसीजन, एंड ग्रुप आपका जान पहचान का नहीं होता है, नहीं उसमें होता है। सब अननोन लोग सब होते हैं। unknown लोग। तो आप उस अननोन लोगों में, अननोन लोगों के ग्रुप में आप स्टैंड आउट कैसे करते हो, बेसिकली ये चेक किया जाता है। पहली चीज तो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका डिसीजन मेकिंग इतना फास्ट होना चाहिए क्योंकि गिवन टाइम में आपको पूरा टास्क करना है। आपको टास्क, जैसे सर ने एक बार बताया था, फट्टा, रोप और एक चीज लकड़ी आई गेस होता है, ये 3-4 चीजें होती हैं जो हम लोग को प्रोवाइड की जाती हैं। एंड बोला जाता है कोई गिवन कोई एरिया दे दिया, बोला एक सिचुएशन दे दिया, कुछ बता दिया कि यहाँ से तुमको इस तरीके से जाना है, कैसे करोगे, तुम्हें यहाँ से वहां पहुंचना है, बेसिकली बीच में गड्ढा है, जो भी है, कोई हडल है, तुमको ऐसा वहां पहुंचना है, कैसे उन गिवन चीजों को यूज करके आप पहुंचोगे। तो अब उसमें आप कैसे उसको मैनेज करोगे, या आप काम कराओगे या आप काम करोगे, वो देखा जाता है। और एक चीज ये भी तो है कि जैसे अगर जो हमारा ग्रुप है, अगर जो उसने ग्रुप में किसी एक मेंबर ने भी हल्की सी भी गलती कर दी तो पूरे ग्रुप को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं क्या? पूरे ग्रुप को नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली उसमें पर पर्सन चेक किया जाता है। मैंने कहा ना 3 लोग होते हैं, वो तीनों हर इंसान को चेक करते हैं। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, अगर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं, लेकिन आप फिजिकली स्ट्रांग है, तो भी आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। बिल्कुल। आपके अंदर, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपके अंदर OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग, खाली डिसीजन मेकिंग नहीं, बेसिकली आप कैसे मैनेज करो, आपका कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर चीज में। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप ना सोच पाओगे, ना आप काम कर पाओगे, ना आप काम करवा पाओगे। काम करवाना ही इज द डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि रिटन एग्जाम वो इसीलिए ही लेते हैं। रिटन एग्जाम तो उन्होंने आपकी नॉलेज चेक कर ही ली है। इंटरव्यू के लिए, SSB के लिए आपको इसलिए बुलाया ही जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, ये सारी चीजें के लिए। Exactly. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हेड हैं NCC की, तो एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो आपको NCC ने कैसे दी है, और ये भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो आज का यूथ है, अगर जो NCC करना चाह रहा है, NCC ज्वाइन करना चाह रहा है, तो आप उसको क्या राय देना चाहेंगी? देखिए, जो मेरे अंदर पहले मैं पिछले क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहूंगी। बिल्कुल। लास्ट डे रह गया था कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस। तो मैं 4-5 डेज मैंने बताया। पहला होता है PPDT OIR, सेकंड होता है पूरा मेंटली आपका जितना भी होता है पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है सेकंड डे, थर्ड या फोर्थ डे GT होता है, एंड 5th डे कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये पूरा आपका SSB का आंसर है। होता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं लीडरशिप की बात, जो आपने मुझसे पूछी। लीडरशिप क्वालिटीज डेवलपिंग, मेरे हिसाब से जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेके, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप कभी भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कंप्लीटली नहीं कर सकते। या तो वो आपके अंदर बचपन से होंगी, नॉट बाय बर्थ, बट स्लोली सिचुएशन के साथ, या आप उसको सीखोगे बाद में। अगर आप मेरे लीडरशिप क्वालिटी की बात करें तो स्कूल में मैंने कभी अपनी क्वालिटी दिखाई नहीं है, क्योंकि मैं बोलूँ तो मुझे बैक बेंचर रहना बहुत पसंद था, तो मैं ज्यादा ही आगे आती नहीं, फॉरवर्ड रहती नहीं थी। बट हाँ, NCC में आने के बाद जब मैंने लीडरशिप ली है, एक होता है ना कि आप जब सिचुएशंस देखते हो तो आपका मन करता है सिचुएशन को हैंडल करने का खुद ब खुद। आपका भले आपका काम नहीं, बट आप सोचते हो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसे करता, अगर मुझे ये सिचुएशन दी जाती, अगर मैं सीनियर होता, मुझे ऐसा सीनियर काम दिया जाता, तो मैं कैसे हैंडल करता। तो मेरा वो सीन रहा हमेशा से, जब से मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब से जब मैं अपने सीनियर्स को देखती थी वो काम करते, तो मैं सोचती थी कि सर यहाँ थोड़ी गलती करो, मैं मन में सोचती सर यहाँ थोड़ी सी गलती करो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं सिचुएशन देखती थी, एंड स्लोली अपने आप लीडरशिप आने लगती है। जब आप देखते हो, आप सीखते हो, आप टाइम टू टाइम अपने आप डेवलप होता है। और बाकी जो ये आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, अगर जो कोई NCC करना चाह रहा है तो आपको क्या राय देना चाहेंगे आप उन लोगों को? मैं राय ये देना चाहूंगी, कई बार लोग सिलेक्शन के टाइम आके डर जाते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं, इतना नर्वस हो जाते हैं कि वो कई बार बिना सबमिट किए अपना एप्लीकेशन चले जाते हैं। जिनको NCC लेना है या जिनको डिफेंस में जाना है, ये मत सोचे कि कभी भी कि आई एम नॉट गुड इनफ। No one is good enough. No one is perfect. You have to be perfect. You have to be good enough. You have to make yourself good enough to deserve the thing. Nobody is already being made deserved. कोई डिजर्विंग नहीं है इस दुनिया में, लोग डिजर्विंग बनते हैं। तो मेहनत करनी होती है, चीजों को सीखना होता है, लर्निंग
कभी नहीं रुकनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हो कभी लर्निंग स्टॉप मत करो अपनी। बिल्कुल लोगों को देखो, उनसे सीखो, समझो चीजों को एंड उसको अपने ऊपर इम्प्लाई करो और सीखते जाओ, बढ़ते जाओ, अपने आप आगे बढ़ते जाओ। जैसा कि आपने बताया, सीखते जाओ, बढ़ते जाओ, खुद ब खुद आगे पहुंच जाओ, रास्ता मिलता जाएगा, पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। मैत्री, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे जो डाउट्स थे, हमारे जो व्यूअर्स के डाउट थे, वो क्लियर हुए हैं। एनसीसी के क्या फायदे हैं, एनसीसी आपको क्या बनाती है, एनसीसी ज्वाइन करने से पहले आप क्या होते हैं और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आप में क्या चेंज आता है, यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो चेहरे पे चमक आती है, जो आपको अच्छा पर्सन बनाती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ अंडर ऑफिसर मैत्री बावा, जिनके साथ हमने खूब सारी बातें की, एनसीसी के बारे में जाना। तो इस तरीके के और भी बेहतरीन एपिसोड देखने के लिए बने रहिए बीबीडी बियॉन्ड बुक्स के साथ और डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।